तो भाई बायोकेमिस्ट्री में एंजाइम का है आज लास्ट लेक्चर नंबर 3। ठीक, तो इसमें जो बचा हुआ पार्ट है एंजाइम इनहिबिटर्स के बारे में, थेरेपेटिक एंड फार्मास्यूटिकल इंपॉर्टेंस ऑफ एंजाइम। देखो पहली चीज तो एंजाइम देखो जीते जागते हमारे अंदर बहुत सारे उसके इंपॉर्टेंस होते हैं, वो हमने प्रीवियस में देख लिया। जब कोई इंसान मर जाता है, कोई जानवर मर जाता है ना, तो देखते होंगे कि बहुत समय के बाद उसकी बॉडी में जितना कुछ भी मांस रहता है वो सब गल जाता है। कैसे गल जाता है? वो गल जाता है इसी एंजाइम की वजह से। बाद में देखो हजारों साल बाद खाली हड्डियां मिलती हैं, है ना, और बहुत सारी तो हड्डियां भी गल जाती हैं जो सॉफ्ट बोन टाइप में होती हैं। उन सब चीजों के गलने के पीछे जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है हमारा एंजाइम। कहने का मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब हमने एंजाइम्स देख लिया। एंजाइम्स इनहिबिटर्स होते हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को ब्लॉक कर देते हैं, एंजाइम की एक्टिविटी को होने से रोक देते हैं। कोई एंजाइम है पागल हो गया है, कोई एंजाइम है ज्यादा काम करने लगा है, तो उसको रोकना जरूरी है ना। भाई जैसे बैक्टीरिया है कोई हमारी बॉडी में, कोई आ गया है, कोई बीमारी फैला रहा है, तो बैक्टीरिया भी एंजाइम की सिंथेसिस कर रहा है। अब उस एंजाइम की सिंथेसिस करने से उसको रोक दोगे मर जाएगा, है ना। तो बहुत सारे उसके अपने रीजंस हैं जो हम देखते हैं, राइट। तो एंजाइम इनहिबिटर्स क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंस होते हैं विच व्हेन बाइंड टू द एंजाइम, जब ऐसे सब्सटेंस जो एंजाइम से बाइंड होते हैं, और जब बाइंड होते हैं एंजाइम से, इसको हम बोलेंगे इनहिबिटर है ना, इसको बोलेंगे एंजाइम। जब एंजाइम इनहिबिटर से बाइंड होते हैं, कैसे बाइंड होंगे? दो तरह से, या तो रिवर्सिबल बाइंड होंगे या इरिवर्सिबल बाइंड होंगे। रिवर्सिबल बाइंड होंगे तो ठीक है ना, लेकिन इरिवर्सिबल बाइंड होंगे तो फिर उस एंजाइम को सुसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि वो किसी काम का नहीं। हमेशा के लिए इनहिबिटर उस पर जाके लग गया, चिपक गया, अब वो उससे निकलने वाला नहीं है, तो अब एंजाइम को सुसाइड ही करना पड़ेगा, क्योंकि उसके जीने का मतलब खत्म हो गया। जीवन में वो कभी भी अपना एंजाइम वाला काम नहीं कर सकता। ऐसे होते हैं इरिवर्सिबल एंजाइम, है ना। तो एंजाइम इनहिबिटर्स क्या होते हैं? देखो काम वो तभी करेंगे जब एंजाइम से बाइंड होंगे, है ना। एंजाइम से जब बाइंड होंगे तभी काम करेंगे। और काम बाइंड होने के भी 3 तरीके हैं, वो भी हम देखेंगे अभी, है ना। तो जो 2 चीजें हैं मेनली, रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल, डिक्रीज कर देते हैं एंजाइम की एक्टिविटी। एंजाइम की एक्टिविटी इज नोन एज इनहिबिशन। या तो कंप्लीट रिवर्स कर देते हैं, कंप्लीट ब्लॉक कर देते हैं, या डिक्रीज कर देते हैं एंजाइम की जो कैपेसिटी है, जो काम करने की क्षमता है उसको, है ना। एंजाइम इनहिबिटर्स कैसे? ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक नेचर दोनों तरह के हो सकते हैं। ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। हमने जिस तरह से देखा था, जैसे कोफैक्टर्स देखे थे, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों तरीके से, उसी तरह से हमारे एंजाइम इनहिबिटर्स भी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों हो सकते हैं। इनहिबिटर्स ड्रग भी हो सकती हैं, एंटीबायोटिक है, जैसे टॉक्सिन्स है, एंटी मेटाबोलाइट्स और नेचुरल प्रोडक्ट्स ऑफ एंजाइम रिएक्शन। एंजाइम रिएक्शन में इनहिबिटर्स कुछ इनमें से कुछ भी हो सकते हैं, राइट। क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम इनहिबिटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एंजाइम इनहिबिशन देखो 2 तरीके से, एक रिवर्सिबल एक इरिवर्सिबल। जो रिवर्सिबल इनहिबिशन है वो पहला तो कॉम्पिटिटिव, दूसरा अनकॉम्पिटिटिव, तीसरा नॉन कॉम्पिटिटिव, है ना। तो जो ये क्या रिवर्सिबल है? ये एक बार एंजाइम है, एंजाइम के साथ इनहिबिटर बाइंड होगा, कुछ समय के लिए बाइंड होगा तो एंजाइम की एक्टिविटी रुक जाएगी, लेकिन जैसे ही इनहिबिटर एंजाइम से दूर हो जाता है वैसे ही एंजाइम फिर से अपना काम करना शुरू कर देता है। मतलब किसी एंजाइम को हमको अपनी बॉडी में अगर रोकना है कि उसकी वजह से समस्या हो रही, हमने कोई दवा दी, वो दवा मान लिया 4 घंटे के लिए उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, तो वो जाएगा और उस एंजाइम से बाइंड हो जाएगा। तो उस एंजाइम से मीडिएटेड जो एक्शन होने हैं, क्योंकि एंजाइम से इनहिबिटर बाइंड हो, उसको ब्लॉक कर देगा, उसको जाने नहीं देगा, वहां से पकड़ के रखेगा। जब पकड़ के रखेगा तो वो एंजाइम जाके अपना काम नहीं कर पाएगा। लेकिन जब इनहिबिटर का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन खत्म हो जाएगा, उसके बाद एंजाइम फिर से अपना काम कर सकता है, राइट। ये होते हैं रिवर्सिबल। और जो इरिवर्सिबल होते हैं,
ये कोवेलेंटली बॉन्ड हो जाते हैं, परमानेंट। ये बॉन्डिंग फेविकोल का मजबूत जोड़ ये छूटने वाला नहीं है। अब ये छूटेगा कब? जब एंजाइम डेड हो जाएगा, मर जाएगा, डिनेचर्ड हो जाएगा, तभी ये छूटने वाला है। मींस एक बार इररिवर्सिबल इनहिबिटर अगर ज्वाइंट हो गया उसके बाद से उस एंजाइम का मतलब खत्म हो गया। ठीक, तो क्लासिफिकेशन दो तरह से, रिवर्सिबल, इररिवर्सिबल। रिवर्सिबल कैसा है? कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव और अनकॉम्पिटिटिव। ठीक, वन बाय वन हम लोग देख लेते हैं भाई क्या होते हैं ये। रिवर्सिबल इनहिबिशन की बात करें तो रिवर्सिबल इनहिबिशन बाइंड नॉन कोवेलेंटली, वीक इंटरेक्शन। याद रहे ये क्वेश्चन कोवेलेंटली या नॉन कोवेलेंटली पूछ लेते हैं ना, तो रिवर्सिबल होगा तो नॉन कोवेलेंटली मतलब वीक बॉन्डिंग होगी, है ना, विद किसके? एंजाइम के साथ। अगर इनहिबिटर, इफ इनहिबिटर इज रिमूव्ड, अगर इनहिबिटर को एंजाइम से हटा दिया जाए तो एंजाइम फुल्ली रीस्टोर्ड, एंजाइम वापस से अपनी एनर्जी रीस्टोर कर लेगा और फिर से वो अपनी रिएक्शन में एज ए बायोकैटालिस्ट की तरह काम करना शुरू कर देगा। इसको क्या बोलते हैं? रिवर्सिबल। ये क्या एक तरह का फ्री इनहिबिटर या एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बना लेता है। ठीक, एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बना लेता है, लेकिन जैसे इनहिबिटर हट जाता है एंजाइम से वैसे ही एंजाइम अपनी वापस से रिएक्टिव हो जाता है और फिर से जिन जिन रिएक्शंस को स्पीड अप कर रहा था वो सारी रिएक्शन को वैसे ही स्पीड अप करने लगेगा। पहला है इसमें टाइप कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन देखो, कंपटीशन दो बराबरी वालों में होता है। जब दो बराबर एक जैसे लोग होते हैं, जैसे रेस में घोड़े दौड़ाए जाते हैं या रेस में इंसान दौड़ाए जाते हैं। मिलिट्री देख लो, मिलिट्री की रेस समझ लो, उसमें सब एक जैसी हाइट के, एक जैसी कद काठी के सभी इंसान रहते हैं। ऐसा नहीं कि इंसान और घोड़े दौड़ा दिए जाए, फिर उनकी रेस कराई जाती है और उसमें वो जो कंपटीशन है उस कंपटीशन में कौन बीट करेगा। जैसे अभी नेशनल हेल्थ मिशन के फॉर्म आए हुए गवर्नमेंट जॉब के, है ना, अब उसमें क्या सारे के सारे जो फार्मासिस्ट होंगे केवल वही एप्लीकेबल हो सकते हैं। मींस सबकी कैपेसिटी एक जैसी, है ना, तो अब उसमें जो ज्यादा कैपेबल होगा वो निकल जाएगा, बाकी रह जाएंगे, लाखों की संख्या में फॉर्म पड़ेंगे। वैसे ही हमारा एंजाइम का इनहिबिटर्स होता है। भाई कोई एंजाइम है ना, एंजाइम है, एंजाइम की के साथ बेसिकली जो सबस्ट्रेट होता है, एंजाइम के साथ क्या बाइंड होगा? सबस्ट्रेट बाइंड होता है। तो भागता है सबस्ट्रेट एंजाइम से बाइंड होने के लिए। और क्या भागेगा? कंपटीशन किसके किसके बीच में? बेसिकली कंपटीशन इनहिबिटर और सबस्ट्रेट के बीच में। सबस्ट्रेट भागेगा कि एंजाइम की एक्टिव साइट से बाइंड कर ले, और इनहिबिटर भी भागेगा कि एंजाइम की एक्टिव साइट से बाइंड कर ले। एंजाइम और जो इनहिबिटर और सबस्ट्रेट है ये दोनों स्ट्रक्चरली और फंक्शनली सेम होंगे। स्ट्रक्चरली सेम होंगे, फंक्शनली सेम नहीं होंगे, है ना। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या है? सबस्ट्रेट एनालॉग। ठीक उस तरह का इनहिबिटर होगा जिस तरह का स्ट्रक्चरली सिमिलर होता है हमारा क्या? सबस्ट्रेट, है ना, सबस्ट्रेट की तरह पे। तभी तो जाके जो एंजाइम की एक्टिव साइट है वहां पे जब जाता है एंजाइम सबस्ट्रेट से तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन लेता है। भाई सिंपल केस में क्या होता है? एंजाइम होता है, सबस्ट्रेट भाग के जाता है, एंजाइम के साथ जुड़ जाता है ना, तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाता है। लेकिन जब इनहिबिटर देते हैं, खासकर कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, तो रेस लगाता है सबस्ट्रेट के साथ और जो इनहिबिटर होता है वो आगे निकल जाता है और पहले जाके एंजाइम के साथ बाइंड कर जाता है, जिससे एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बन जाता है और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स नहीं बन पाता। बनता क्यों? क्योंकि सबस्ट्रेट जुड़ ही नहीं पाता। जहां पे सबस्ट्रेट को बाइंड होना है उस एक्टिव साइट पे इनहिबिटर जाके बाइंड हो जाता है। जहां सबस्ट्रेट बाइंड होता है उस एक्टिव साइट पे सबस्ट्रेट न बाइंड होके इनहिबिटर बाइंड हो जाता है, और जब इनहिबिटर बाइंड हो जाएगा तो वो एंजाइम को उसकी एक्टिविटी नहीं करने देगा, रोक देगा उसकी एक्टिविटी से। एग्जाम्पल की बात करें, बैक्टीरिया का केस ले लो। बैक्टीरिया में पाबा होता है ना, पाबा की मदद से बैक्टीरिया फोलिक एसिड का निर्माण करता है। बैक्टीरिया हमारी बॉडी में है, हमारी बॉडी में ढेर सारा फोलिक एसिड होता है, लेकिन बैक्टीरिया कैसा है? एटीट्यूड वाला है। वो बोलता क्या है? हम तुम्हारा फोलिक एसिड नहीं यूज कर सकते, हम अपना खुद का बनाएंगे। वो पाबा की मदद से फोलिक एसिड बनाता है। ठीक, पाबा की मदद से फोलिक एसिड बनाता है। अब जो पाबा होता है पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड, ध्यान से देखो ये वाला फिगर है, और जो सल्फोनामाइड का स्ट्रक्चर होता है वो भी पाबा की तरह का होता है।
जो सल्फोनामाइड का स्ट्रक्चर प्रीवियस में सल्फोनामाइड ड्रग आपने लोगों ने फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में पढ़ी होगी, वहां पे मैंने पूरा मोड ऑफ एक्शन समझाया था। तो होता क्या है, पाबा की जगह सल्फोनामाइड आ जाता है, पाबा की जगह सल्फोनामाइड आ जाता है, जो कंपिटिटिवली क्या करता है, बाइंड कर देता है और फोलिक एसिड की सिंथेसिस होने से रोक देता है, फोलिक एसिड की सिंथेसिस होने से रोक देता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया मर जाता है। बैक्टीरिया को फोलिक एसिड नहीं मिलेगा तो क्या होगा, जो नहीं मिलेगा तो बैक्टीरिया खत्म हो जाएगा, मर जाएगा। तो ये क्या कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का एक एग्जांपल होगा, है ना। फिर और भी बहुत सारे एग्जांपल, जैसे सक्सीनिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज में जो सक्सीनिक है, सक्सीनिक एसिड, भाई एक एंजाइम है सक्सीनिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज, जो क्या करता है, बाइंड करता है सक्सीनिक एसिड के साथ। अब कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है मैलोनिक एसिड, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है मैलोनिक एसिड, वो जाके पहले से बाइंड हो जाता है, जिससे सक्सीनिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज की को क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है, आगे एक्शन नहीं करने देता। उसी तरह से एकोनिटेज हाइड्रेट के साथ बाइंड होता है सिट्रिक एसिड, लेकिन सिट्रिक एसिड ना बाइंड होके क्या बाइंड हो जाता है, फ्लोरोसिट्रेट एसिड बाइंड हो जाता है, जिसकी वजह से फ्लोरोसिट्रेट एसिड क्या होता है, ये इनहिबिटर होता है। तो ओवरऑल कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में दो बराबर के लोग, जैसे सबस्ट्रेट और इनहिबिटर, दोनों में कंपटीशन होता है, देखते हैं कौन जाके पहले एंजाइम से बाइंड होता है। तो इनहिबिटर की कैपेसिटी ज्यादा होती है, इनहिबिटर जाके किससे, जो एंजाइम की एक्टिव साइट है उससे बाइंड हो जाता है, तो जिससे एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बन जाता है ना। जब इनहिबिटर एंजाइम से बाइंड हो जाएगा तो वो एंजाइम की एक्टिविटी को ब्लॉक कर देता है, यही होता है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। ठीक, इनहिबिटर्स ओवरकम बाय इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। अब अगर हम सबस्ट्रेट की भीड़ लगा दें, खूब सारे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ा दें, तो इस कंपटीशन को ओवरकम कर सकते हैं। क्यों, इनहिबिटर डर जाएगा। आप पंचिंग रिंग में देखो भाई, कहते हैं ना गली में तो कुत्ता भी शेर होता है, क्यों, क्योंकि उसके सराउंडिंग में उसी के जैसे लोग होते हैं। ठीक उसी तरह से इनहिबिटर बेचारा अकेले पड़ जाए और सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाए तो क्या होगा, इनहिबिटर को मार डालेंगे पकड़ के, कोई मतलब ही नहीं, क्यों एंजाइम से जाके बाइंड हो जाए, है ना। तो सबस्ट्रेट मतलब अगर इनहिबिटर है तो इस कंडीशन में इनहिबिटर को ओवरकम किया जा सकता है, उससे मार के भगाया जा सकता है। कैसे, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ा दो, सबस्ट्रेट वाले अपनी फौज लेके आ गए, जिसकी वजह से क्या होगा, फिर सबस्ट्रेट ही बाइंड होगा, है ना। तो ये कुल मिला के क्या है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन होता है। ठीक, फिर बात करें नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर भी वैसे ही होता है, लेकिन इसमें क्या, एक्टिव साइट से कोई मतलब नहीं, मतलब इसमें कोई कंपटीशन नहीं है। आराम से इनहिबिटर टहलते हुए जाएगा, आराम से टहलते हुए जाएगा, और जो एक्टिव साइट जहां पे सबस्ट्रेट बाइंड होता है वो जगह छोड़ देगा, उससे कोई मतलब नहीं, बाइंड होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बाइंड हो जाने दो। बस ये क्या करता है, किसी दूसरी साइट पे, अपनी खुद की बहुत सारी एल्लोस्टेरिक साइट्स होती हैं एंजाइम पे, बहुत सारी फ्री साइट्स होती हैं, वहां पे दूसरी जगह जाके बाइंड हो जाएगा, और बाइंड होने के बाद करेगा क्या, ये जो उसकी एक्टिव साइट है, जो सबस्ट्रेट जहां आके बाइंड होने वाला है, दूसरी जगह से उस पर फायरिंग करता है और उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो चेंज कर देता है। कहता है जो हमारा ना हुआ वो तुम्हारा नहीं होगा, है ना, जो मेरा नहीं वो किसी का नहीं। मतलब ये जाएगा एक्टिव साइट पे, नहीं बाइंड करेगा, आराम से टहलते हुए, कोई कंपटीशन नहीं, कोई दौड़ भाग नहीं, कहीं और एल्लोस्टेरिक साइट पे एंजाइम की बाइंड हो जाएगा। मतलब सपोज करो जैसे ये एंजाइम है, ठीक, तो ये इसकी एक्टिव साइट है, ये इसकी एक्टिव साइट है। रुको कलर चेंज करें थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। सपोज करो ये एंजाइम है, ठीक, तो देखो जो कंपटीशन होता है ये इसकी एक्टिव साइट है, ये एक्टिव साइट है। एक्टिव साइट मतलब यहीं पे आके वो बाइंड करेगा, यहीं पे आके हमारा सबस्ट्रेट आके बाइंड करेगा, बाइंडिंग साइट है ये इसकी। ठीक, तो सारा का सारा जो झमेला होता है इस साइट का होता है कि इस पे पहले कौन कब्जा कर ले। तो ये जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होते हैं बड़े पावरफुल होते हैं, बोलते हैं हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें जाने नहीं वहां पे, वो यहां कहीं पे, यहां कहीं कोई साइट देखते हैं और यहां बाइंड हो जाते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एल्लोस्टेरिक साइट, कोई दूसरी साइट। ठीक, यहां पे बाइंड हो जाएंगे, उसके बाद जो ये बाइंडिंग साइट है इसका शेप चेंज कर देते हैं। ध्यान से देखो, ये सबस्ट्रेट है, ये सबस्ट्रेट है, और यहां पे इनहिबिटर बाइंड हुआ है, और बाइंड होने के बाद इसने क्या किया, देखो जो एक्टिव साइट है या बाइंडिंग साइट है इसका शेप चेंज कर दिया। अब चाह के भी सबस्ट्रेट इससे बाइंड
कर ही नहीं सकता, क्योंकि बाइंड तब करता सबस्ट्रेट जब इसी के जैसे का शेप हमारा बाइंडिंग साइट पे होता है एंजाइम के। एन इनहिबिटर बाइंड्स टू द सेकेंडरी साइट ऑफ एंजाइम। इनहिबिटर किसी दूसरी एलोस्टेरिक या सेकेंडरी साइट पे बाइंड हो जाता है। दिस चेंज द शेप ऑफ एक्टिव साइट, जिसकी वजह से एक्टिव साइट का वो शेप चेंज कर देता है, जिससे सबस्ट्रेट बाइंड नहीं हो पाता। मींस कोई कंपटीशन ही नहीं है, नॉन कॉम्पिटिटिव, दूसरी जगह पहुंच गया। ठीक, तो इसको बोलते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स या इनहिबिशन। ठीक, नॉन कॉम्पिटिटिव में जैसे इनहिबिटर में हैवी, एग्जांपल में क्या, हैवी मेटल्स है ना, सिल्वर हो गया, मरकरी हो गया, लेड हो गया, ये क्या करते हैं, बाइंडिंग विद सिस्टेन और थायो ग्रुप ऑफ ई, इससे क्या है, इसको इनहिबिट कर देते हैं। एंजाइम इनहिबिटेड मींस इसको क्या, इनहिबिट कर देते हैं। कौन इनहिबिट कर देता है, ये हमारे जो हैवी मेटल्स होते हैं। ठीक, फिर पेप्सिस्टैटिन की बात करें तो इसको कौन, ये किसको इनहिबिट करते हैं, पेप्सिन को इनहिबिट कर देते हैं। सोयाबीन ट्रिप्सिन इनहिबिटर किसको इनहिबिट करते हैं, ट्रिप्सिन को इनहिबिट करते हैं। इथेनॉल और नार्कोटिक ड्रग्स ये किसके इनहिबिटर हैं, ये एसिड फास्फेटेज के इनहिबिटर हैं। मींस एसिड फास्फेटेज कहीं अगर कोई काम करने जा रहा है एंजाइम, तो इस एंजाइम को काम करने से रोक देते हैं। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स मींस इसकी एक्टिव साइट पे सबस्ट्रेट को बाइंड नहीं होने देते हैं। ठीक, तो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स के कुछ एग्जांपल्स हुए। फिर बात करें अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। अब अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर मतलब ना कंपटीशन ना नॉन कंपटीशन, सबकी ऐसी की तैसी कर देते हैं। कहने का मतलब पहली चीज तो बहुत रेयर टाइप के होते हैं, बहुत रेयर है ना, बहुत रेयर टाइप के। अब इसमें क्या है, देखो क्या, ये एंजाइम है आपका, देखो ध्यान से, ये एंजाइम है। एंजाइम क्या करेगा, सबस्ट्रेट के साइड बाइंड कर लेगा भाई। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना लिया, एंजाइम है सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करेगा और अपना काम शुरू कर देगा। ये जो इनहिबिटर होते हैं अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, ये अमिताभ बच्चन की तरह होते हैं। इनका कहना, बेटा हम जहां से खड़े हो जाते हैं वहीं से पीछे से लाइन शुरू हो जाती है ना। कहने का मतलब एंजाइम सबस्ट्रेट से बाइंड होता है, होने दो, हम आराम से, जब हम उठेंगे और जहां पे हम खड़े हो जाएंगे, लाइन चाहे जितनी लंबी लगी हो, लाइन हमारे पीछे आ जाएगी। ठीक उसी तरह से ये भी कहते हैं, एंजाइम से सबस्ट्रेट बाइंड होता है, बाइंड हो जाने दो भाई, बाइंड हो गया। उसके बाद इनहिबिटर जगता है और जाके बाइंड हो जाता है। ये कभी समय पे नहीं जगता, हमेशा पीछे, मतलब ऑलवेज ये क्या करता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के साथ बाइंड होता है। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के साथ बाइंड होता है। ठीक, बाइंड होगा और बाइंड होने के बाद क्या करेगा, बाइंड होने के बाद उसके बाद एक्टिव साइट को हटा दे। मींस ये बाइंड होने के बाद क्या करेगा, उस जो सबस्ट्रेट जुड़ा है उस सबस्ट्रेट को भगा देगा। मींस कॉन्फ़िगरेशनल चेंज उसके बाद कर देगा, जिससे सबस्ट्रेट जो फिट बैठा था वो ही ढीला हो जाएगा, ढीला होकर निकल जाएगा। मतलब बड़ा भयंकर टाइप का है। टाइप ऑफ इनहिबिशन सीन इन द मल्टी सबस्ट्रेट रिएक्शन, मींस कई तरह की मल्टी सबस्ट्रेट रिएक्शंस में ये काम करता है। इट इज द रेयर टाइप इनहिबिशन, बहुत रेयर होता है। द प्रोसेस ऑफ इनहिबिशन सेम एज नॉन कॉम्पिटिटिव बट ओनली बाइंड एंजाइम सबस्ट्रेट। जैसे नॉन कॉम्पिटिटिव क्या होता था, वो सबस्ट्रेट को बाइंड ही नहीं होने देता था नॉन कॉम्पिटिटिव में। इसमें एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है और उसके बाद सबसे पहले क्या होगा, सबस्ट्रेट बाइंड करेगा एंजाइम से, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएगा, फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद क्या करेगा, ये जाएगा बाइंड कर जाएगा सबस्ट्रेट टू एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम, बाइंडिंग साइट ऑफ इनहिबिटर एलोस्टेरिक साइट। मींस सबस्ट्रेट के आसपास नहीं बाइंड होगा, कहीं और एलोस्टेरिक साइट पे जाके बाइंड होगा। सबस्ट्रेट बाइंड है उसके बाद भी जाके बाइंड हो जाएगा ना, हम भी बाइंड होंगे। ठीक, और जब बाइंडिंग इनहिबिटर होगा तो ये क्या करेगा, एक्टिव साइट। भाई मान लिया यहां पे कुछ फिट बैठा है ऐसे, है ना, अब यहां पे किसी ने उंगली लगाई, ठीक, जिसकी वजह से ये पूरा खुल गया और ये बाहर। सबस्ट्रेट बाइंड होने दो, वो बाद में भी जाके कहीं एलोस्टेरिक साइट पे बाइंड हो जाता है और जो एंजाइम की एक्टिव साइट है जिस पे सबस्ट्रेट बाइंड है उसको क्या करता है, उसके कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर देता है। ठीक, जिसकी वजह से इनहिबिटिंग द कैटालिसिस मींस जो है कैटालिटिक एक्टिविटी एंजाइम की ब्रेक हो जाती है, किसी तरह की कोई रिएक्शन नहीं होती। इनहिबिशन एग्जांपल क्या है, इनहिबिशन ऑफ लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज बाय ऑक्सलेट। लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज के लिए जो इनहिबिटर है वो ऑक्सलेट होता है। ठीक, इनहिबिशन ऑफ एल्कलाइन फास्फेट के लिए क्या है, एल फेनाइल एलेनिन।
मींस एल्कलाइन फास्फेटेज जो आपका एंजाइम है, इसके लिए अनकंपिटिटिव इनहिबिटर कौन है? एल फेनाइल एलेनिन। याद रहे ये सब चीजें कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं। ठीक, फिर बात करें सुइसाइडल मतलब इर्रिवर्सिबल, ये क्या है? दिस टाइप ऑफ इनहिबिशन बाइंड फंक्शनल ग्रुप ऑफ द एक्टिव साइट बाय स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग। कौन सी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है? कोवेलेंट बॉन्ड। ये परमानेंटली डिस्ट्रॉय कर देते हैं एंजाइम की कैटालिटिक एक्टिविटी। मतलब अगर ये इर्रिवर्सिबली बाइंड हो गए तो एंजाइम अब डेड हो जाएगा, सुसाइड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं एंजाइम के, भाई एंजाइम्स काहे के बने? ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, है ना? तो उसमें फंक्शनल ग्रुप होते हैं, जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं उन्हीं फंक्शनल ग्रुप की वजह से उसकी प्रॉपर्टी होती, ये उन्हीं फंक्शनल ग्रुप से जाके बाइंड हो जाते हैं और कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक, जैसे OH से, SH से, NH2 से बाइंड करें। इर्रिवर्सिबली इनहिबिशन इज नॉन स्पेसिफिक कॉज डेड एंड ऑफ द एंजाइम एक्टिविटी। मतलब इसके बाद एंजाइम का कुछ नहीं हो सकता, डेड एंड है एंजाइम के लिए, एंजाइम अब कुछ नहीं कर सकता। इनहिबिटर कैन बाइंड फ्री एंजाइम ES कॉम्प्लेक्स डिस्ट्रॉय परमानेंटली। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के साथ जब ये बाइंड हो जाता है उसके बाद इसको पूरी तरह से एंजाइम को डिस्ट्रॉय कर देता है। जैसे आयोडोएसिटामाइड बाइंड हो जाता है SH ग्रुप के साथ, जिससे कि आयोडोएसिटामाइड बाइंड होता है SH ग्रुप के साथ, जिससे कि परमानेंटली डेड कर देता है, परमानेंटली डिस्ट्रॉय कर देता है इस एंजाइम को। ठीक, दिस इज कॉल्ड इर्रिवर्सिबल। कोवेलेंटली बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है इर्रिवर्सिबल इनहिबिशन में। ठीक, तो ये था ऑल अबाउट क्या? इनहिबिशन ऑफ एंजाइम या एंजाइम इनहिबिटर्स के बारे में। ठीक, अब हम बात करें थेरेपेटिक इंपॉर्टेंस क्या है एंजाइम की, थेरेपेटिकली कैसे काम करते हैं। तो एंजाइम्स आर केमिकल वर्क हॉर्स टू द बॉडी। हमारी बॉडी में घोड़े का काम करते हैं, हमारे केमिकल्स को घोड़े की तरह दौड़ाते हैं, है ना? रिएक्शंस को घोड़े की तरह फास्ट कर देते हैं। तो केमिकल वर्क हॉर्सेस बाई ऑफ द बॉडी, है ना? एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटालिस्ट विच आर स्पीड अप द पेस ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन के रेट को बढ़ा देते हैं। एंजाइम मेक्स लाइफ ऑन अर्थ पॉसिबल। इस एंजाइम की वजह से इस अर्थ पे जो जीवन है वो पॉसिबल हो पाया है। जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं, जो डेड बॉडीज होती हैं वो डिसॉल्व हो जाती हैं। नहीं तो होगा क्या? डेड बॉडी डिसॉल्व नहीं होंगी, डेड बॉडी का अंबार लग जाएगा, खत्म ही नहीं होंगी। जहां खोदोगे वहां डेड बॉडी मिलेंगी। इसी एंजाइम की वजह से वो डिसॉल्व हो जाती है हमारी अर्थ में, जिसकी वजह से जगह बची रहती है। नहीं सोचो, यहां पे एक इंसान को दफना दिया, 100 साल बाद भी वो वहीं पड़ा हुआ है, इस तरह तो पूरी धरती खत्म हो जाएगी, जगह ही नहीं बचेगी कहीं, सब जगह शमशान घाट बन जाएंगे, है ना? तो इस एंजाइम की वजह से जीवन पॉसिबल हो पाया है। एंजाइम रेगुलेट द रोल ऑफ द फिजियोकेमिकल प्रोसेस। हमारी बॉडी की जो फिजियोकेमिकल प्रोसेस है, फिजियोकेमिकल फिनोमेना है, जो खाना खाते हो खाना डाइजेस्ट हो जाता है, कुछ भी करते हो सब कुछ आराम से हो जाता है। कैसे? ये एंजाइम्स की मदद से। हेंस डिफेक्ट ऑफ एंजाइम, अगर एंजाइम का कोई डिफेक्ट आ गया हमारी बॉडी में तो वो डिजीज कॉज कर देगा। सेल आर इंजर्ड, एंजाइम लीक इनटू प्लाज्मा। अगर किसी तरह से सेल इंजर्ड हो जाए और एंजाइम लीक हो जाए, मेजरमेंट ऑफ द एक्टिविटी सच एंजाइम्स, प्लाज्मा इंटीग्रल पार्ट ऑफ द मॉडर्न डे ऑफ द मेडिकल डायग्नोसिस। इसीलिए आज की डेट में एंजाइमेटिक किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लाज्मा कंसंट्रेशन का टेस्ट करते हैं, प्लाज्मा ब्लड टेस्ट करते हैं, CBC टेस्ट करते हैं, वहां से सब पता चल जाता है। ठीक, इसीलिए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो कहते हैं डॉक्टर तुरंत लिखता है CBC टेस्ट कर दो, है ना? तो सम एंजाइम्स यूज्ड एज ए ड्रग, बहुत सारे ऐसे एंजाइम हैं जो ड्रग यूज करते हैं, ड्रग की तरह, जैसे एस्पराजिनेज। एस्पराजिनेज का ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूमर, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। अभी ये गवर्नमेंट फार्मासिस्ट में एग्जाम आया था। एस्पराजिन जो एंजाइम होता है ये किस तरह की ड्रग का काम करता है? तो ये ऑन्कोजेनिक मींस ऑन्कोलॉजी की तरह काम करता है। ऑन्कोलॉजी मींस कैंसर को कॉजिंग जो एजेंट होते हैं उनको डेड करता है। जो ट्यूमर हो जाते हैं, जो कैंसर हो जाते हैं, कैंसर के ट्रीटमेंट में एस्पराजिनेज ये क्या करता है? हेल्प करता है। ठीक, ओके। गैलेक्टोसाइडेज की बात, जहां एज लग गया वहां एंजाइम, जहां एज आया एस्पराजिनेज, है ना? गैलेक्टोसाइडेज, प्रोटीएज, ये क्या है? एंजाइम। जहां एज लगा वहां एंजाइम, याद रहे, याद रखना इसको। ठीक, गैलेक्टोसाइडेज इज यूज्ड द ट्रीटमेंट ऑफ लैक्टोज इंटॉलरेंस। बच्चों में दूध नहीं हजम होता, अगर बच्चों में दूध नहीं हजम होता, लैक्टोज इंटॉलरेंस हो जाता है, तो बच्चों को गैलेक्टोसाइडेज या लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पिलाते हैं, है ना? वो क्या करता है? यही गैलेक्टोसाइडेज सिक्रीट करता है, जिस गैलेक्टोसाइडेज की वजह से फिर से बच्चों को दूध हजम होने लगता है।
immobilized enzyme which are attached to solid support of the clinical chemistry laboratory and industry। जो एंजाइम्स होते हैं, immobilized एंजाइम्स होते हैं, ये कनेक्टिंग लिंक होते हैं, इंडस्ट्रियल यूज में भी होते हैं और थेरेपेटिक यूज में भी होते हैं। ग्लूकोज इन ब्लड डिटेक्टेड बाय द इमोबिलाइज्ड ग्लूकोज ऑक्सीडेज, जैसे ब्लड में ग्लूकोज का डिटेक्शन करना है तो उसके लिए डायग्नोस्टिक एजेंट की जरूरत पड़ती है। वहां डायग्नोस्टिक एजेंट क्या होता है? ग्लूकोज ऑक्सीडेज, है ना। ग्लूकोज ऑक्सीडेज नाम का जो एंजाइम है ये ब्लड में ग्लूकोज लेवल डिटेक्ट करने में हेल्प करता है, यानी डायग्नोस्टिक एजेंट की तरह भी ये काम करते हैं। एड्स का अगर डिटेक्शन करना है तो एंजाइम डिपेंडेंट एलिजा टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, एंजाइम डिपेंडेंट होती है। नॉर्मल हेल्थ ऑल एंजाइमेटिक रिएक्शन मस्ट, अगर बॉडी अप्रोप्रिएट रेट अल्टरेशन इन द रेट ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन डिस्टर्ब टिश्यू होम्योस्टेसिस, अगर किसी तरह से एंजाइम का जो बैलेंस हमारी बॉडी में बिगड़ जाता है तो पूरी बॉडी का ही होम्योस्टेसिस बिगड़ जाता है, मींस कांस्टेंट नहीं रह जाता, है ना। अल्टरेशन ऑफ इंट्रासेलुलर पीएच डिस्टर्ब द रेट ऑफ एंजाइम, चूंकि एंजाइम की एक्टिविटी पीएच पे डिपेंड करती है। हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम देखा था तो वहां पे एक था पीएच आयन, यानी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन अगर चेंज हुई, डिस्टर्ब हुआ, बॉडी का बफर डिस्टर्ब हो गया, पीएच डिस्टर्ब हो गया तो एंजाइम की एक्टिविटी डिस्टर्ब हो जाएगी, क्योंकि सभी एंजाइम एक एप्रोप्रिएट पीएच पे ही काम करते हैं, ठीक। रेट ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन आर अल्टर्ड इन फीवर हाइपोथर्मिया बिकॉज टेम्परेचर इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ रिएक्शन। जब किसी को भी फीवर हो जाता है, फीवर से टेम्परेचर बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो बहुत सारी एंजाइमेटिक रिएक्शंस क्या करती है? डिफर कर जाती हैं, इसीलिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती हैं, है ना। सम पॉइजन वर्क्स बाय एबोलिशिंग द एसेंशियल एंजाइमेटिक रिएक्शंस। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो एब्जॉर्बेंट एस्से, जिसको हम क्या इलीजा टेस्ट बोलते हैं, सेवरल एप्लीकेशन डायग्नोसिस ऑफ डिजीज। एड्स वगैरह के ट्रीटमेंट में क्या होता है? ये एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो एब्जॉर्बेंट एस्से, जिसको हम क्या बोलते हैं? एलिजा। एलिजा का फुल फॉर्म होता है ना, ये एड्स की डायग्नोसिस में लगता है। दूसरा ट्रिप्सिन की बात करें, ट्रिप्सिन किसमें? थेरेपेटिक यूज ट्रिप्सिन का क्या है? ट्रिप्सिन यूज ट्रीटमेंट ऑफ थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, किसी को थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस हो जाती है तो वहां पे ट्रिप्सिन को यूज करते हैं फॉर ट्रीटमेंट ऑफ थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस की, फ्लेबाइटिस, है ना। और बहुत तरह के जो अल्सर्स होते हैं उनके ट्रीटमेंट में भी ट्रिप्सिन का इस्तेमाल किया जाता है। फिर हाइलुरोनाइडेज जो एंजाइम होता है, हाइलुरोनाइडेज एंजाइम होता है, ये क्या होता है? ये प्रेजेंट होता है टेस्टिस एंड सीरम ऑफ मैमेलियन एनिमल्स में, ये एंजाइम प्रेजेंट होता है, ठीक। स्ट्रेप्टोकाइनेज की बात करें, ये मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन के ट्रीटमेंट में, फाइब्रिनोलिसिस और ब्लड क्लॉट कहीं डिसोल्यूशन करना है, डिसॉल्व करना है तो वहां पे स्ट्रेप्टोकाइनेज का, यानी ब्लड क्लॉट को डिसॉल्व करना है तो स्ट्रेप्टोकाइनेज देना है। फाइब्रिनोलाइसिस हो गई है तो स्ट्रेप्टोकाइनेज, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन देना है तो स्ट्रेप्टोकाइनेज। मींस इन सब चीजों के ट्रीटमेंट में हम स्ट्रेप्टोकाइनेज की मदद लेते हैं, ठीक। स्ट्रेप्टोकाइनेज की मदद लेते हैं, ओके, ठीक है भाई। और क्या काम करता है? फार्मास्यूटिकल इंपॉर्टेंस क्या है ना। यहां तक कहेगी रही बात थेरेपेटिक इंपॉर्टेंस की। अब कहे की बात करेंगे फार्मास्यूटिकल इंपॉर्टेंस। फार्मास्यूटिकल इंपॉर्टेंस में भी एंजाइम का बड़ा रोल है। एंजाइम्स आर एप्लीकेबल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। बहुत सारी चीजें हैं जो प्रिजर्व करके रखनी है, बहुत सारी चीजें हैं जो डिटोरिएट ना होने पाए, उनके लिए भी बहुत सारे एंजाइम्स बने हुए हैं, ठीक। उनकी कोटिंग कर देते हैं ग्रुप ऑफ प्रोटेक्शन। बहुत सारी चीजों का ग्रुप ऑफ प्रोटेक्शन, बहुत सारी चीजों का प्रोटेक्शन है। डी प्रोटेक्शन, सेलेक्टिव एसाइलेशन और डी एसाइलेशन। सेलेक्टिव हाइड्रोलिसिस कराना है, डी रेसिमाइजेशन कराना है, काइनेटिक रिजोल्यूशन, रेसमिक मिक्सचर, हिस्टेरिफिकेशन, ट्रांसहिस्टेरिफिकेशन और बहुत सारी रिएक्शंस हैं जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में एंजाइम के थ्रू उनको कंप्लीट किया जाता है, ठीक। मैनी ड्रग्स मीडिएटेड देयर एक्शन इनहिबिटिंग सर्टेन एंजाइम्स। बहुत सारी ऐसी ड्रग्स हैं जो क्या करती हैं? एक्शन बाय इनहिबिटिंग द सर्टेन एंजाइम, मींस एंजाइम के इनहिबिशन में मदद करती है। जैसे सल्फानिलामाइड सिलेक्टिवली किल्स द पैथोजन ऑर्गेनिज्म बाय इनहिबिटिंग द फोलेट एसिड सिंथेसिस, जो हमने सल्फोनामाइड की बात करी थी। सल्फोनामाइड में जो सल्फानिलाइड यानी सल्फोनामाइड जो ड्रग है वो क्या करता है? वो पाबा के साथ कंपिटिटिव इनहिबिशन करता है, पाबा के साथ कंपिटिटिव इनहिबिशन करता है, जिससे टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड हमारा बैक्टीरिया नहीं बना पाता है। और टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड जब नहीं बना पाएगा तो उससे फोलिक एसिड नहीं बना पाएगा, और बिना फोलिक एसिड के बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस नहीं होगी, जिसकी वजह से बैक्टीरिया फर्दर जिंदा नहीं रह सकता,
ठीक। मोनोअमीन लाइक एड्रेनलिन की बात करें, नॉर एड्रेनलिन की बात करें, 5-HT यानी 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामिन की बात करें, कैटाबोलाइज्ड बाय द एंजाइम, किससे? मोनोअमीन ऑक्सीडेज से, है ना। एंटी डिप्रेसेंट ड्रग बहुत सारी हैं। आइप्रोनियाजाइड एक्ट एज द इनहिबिटिंग ऑफ मोनोअमीनो ऑक्सीडेज। भाई मोनोअमीनो ऑक्सीडेज क्या करता है? मोनोअमीनो ऑक्सीडेज एड्रेनलिन हो गया, नॉरएपिनेफ्रिन हो गया, 5-HT हो गया, ठीक। 5 अगर इनका मेटाबॉलिज्म हो जाएगा, इनका कैटाबॉलिज्म हो जाएगा बेसिकली, तो कैटाबॉलिज्म मतलब ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, इनका लेवल कम हो जाएगा। अगर इनका लेवल कम हो जाएगा तो पेशेंट डिप्रेशन में चला जाएगा। उसके लिए क्या देते हैं? उसके लिए फिर हम देते हैं आइप्रोनियाजाइड। आइप्रोनियाजाइड ये क्या काम करता है? ये मोनोअमीनो ऑक्सीडेज को इनहिबिट कर देता है। अगर मोनोअमीनो ऑक्सीडेज इनहिबिट हो जाएगा तो फिर एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन और सेरोटोनिन यानी 5-HT 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामिन, इनका मेटाबॉलिज्म या कैटाबॉलिज्म नहीं होगा, जिसकी वजह से इनका लेवल मेंटेन रहेगा और पेशेंट डिप्रेशन में जाने से बच जाएगा। राइट। इसीलिए हम आइप्रोनियाजाइड को क्या बोलते हैं? एंटी डिप्रेसेंट ड्रग, ठीक। एलोप्यूरिनॉल का इस्तेमाल करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गाउट के लिए। ये क्या करता क्या है? बेसिकली करता क्या? प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ यूरिक एसिड। यूरिक एसिड के फॉर्मेशन को रोक देता है। कैसे? क्यों? ये इनहिबिट कर देता है जैंथीन ऑक्सीडेज एंजाइम, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है यूरिक एसिड फॉर्मेशन के लिए, और उसी यूरिक एसिड फॉर्मेशन से यूरेट क्रिस्टल्स बन जाते हैं, जो जाके ज्वाइंट्स में डिपॉजिट हो जाते हैं, जिनकी वजह से ज्वाइंट्स में क्या होता है? इन्फ्लेमेशन हो जाता है, और फिर इसमें गाउट में बेहिसाब पेन होना शुरू हो जाता है, बाद में आर्थराइटिस हो जाती है ना। तो जैंथीन ऑक्सीडेज को एलोप्यूरिनॉल क्या करता है? इनहिबिट कर देता है, जिससे यूरिक एसिड फॉर्मेशन नहीं हो जाता है ना। तो एंजाइम रिक्वायर्ड द कन्वर्जन ऑफ जैंथीन से हाइपोजैंथीन टू यूरिक एसिड। एंजाइम की जरूरत पड़ती है हाइपोजैंथीन यूरिक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए, राइट। तो बहुत सारे एंजाइम ऐसे ही हैं जो फार्मास्यूटिकल इंपॉर्टेंस इनका बहुत ज्यादा है। Some enzymes use the bulk drug manufacturing। बहुत सारे एंजाइम बल्क ड्रग मैन्युफैक्चरिंग की जरूरत, जैसे पेनिसिलिन एसाइलेज की जरूरत पड़ती है, यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ 6-अमीनो पेनिसिलिनिक एसिड। 6 अमीनो मींस अगर एंटीबायोटिक बनानी है, एंटीबायोटिक बनाना है तो पेनिसिलिनेज एसाइलेज की जरूरत पड़ती है ना। अमीनो पेनिसिलिनिक एसिड इज नीडेड फॉर सेमी सिंथेटिक बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक जैसे आप एमॉक्सीक्लेव खाते हो, एमॉक्सीक्लेव क्लेवम के नाम से मार्केट में आती है ना, और भी बहुत सारे नाम से आती है, जिसका फार्मूला एमॉक्सीसिलिन और क्लेविनेट पोटेशियम है। इस तरह की ड्रग अगर कोई भी बनानी है तो पेनिसिलिन एसाइलेज की जरूरत पड़ती है। बहुत फेमस एंटीबायोटिक है एमॉक्सीसिलिन की, है ना। तो प्रेजेंट बहुत सारे ऐसे, जैसे नेम ऑफ एंजाइम और एप्लीकेशन, जैसे अमीनो एसाइलेज की बात करें अगर हम, तो प्रोडक्शन ऑफ L-अमीनो एसिड, ठीक। ग्लूकोज आइसोमरेज की बात करें तो हाई फ्रक्टोज सिरप का अगर प्रोडक्शन करना है तो ग्लूकोज आइसोमरेज की जरूरत पड़ती है। AMP डीएमिनेज की बात करें तो प्रोडक्शन ऑफ आइसोसिनिक एसिड की जरूरत पड़ती है। एमाइलेज एंजाइम की बात करें तो प्रोडक्शन ऑफ डेक्स्ट्रिन में जरूरत पड़ती है। पैपेन की बात करें तो प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन हाइड्रोलाइजेट की जरूरत पड़ती है, मींस उसकी जरूरत पड़ती है। तो पैपेन एंजाइम की जरूरत कहां पड़ती है? जहां पे हम प्रोटीन हाइड्रोलाइजेट की जरूरत बनाने की जरूरत पड़े, मींस उसके प्रोडक्शन की जरूरत है, तो वहां पैपेन एंजाइम की जरूरत पड़ती है। मींस बहुत सारे ऐसे एंजाइम हैं जो बहुत सारी ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग में जरूरत पड़ती है, ठीक। और क्या इंपॉर्टेंस भाई, सम एंजाइम्स यूज डायग्नोस्टिक पर्पस। बहुत सारे ऐसे एंजाइम हैं जो डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए, मतलब वो एंजाइम अगर बॉडी में उनका लेवल बढ़ गया या घट गया, इन एंजाइम को हम मार्कर एंजाइम भी बोलते हैं। डायग्नोस्टिक पर्पस में है, मतलब हम मार्कर एंजाइम बोलते हैं। उनका लेवल घटने और बढ़ने से पता चल जाता है बीमारी कौन सी है। जब लैब पैथोलॉजिकल रिपोर्ट्स होती तो आप देखते होंगे SGOT बढ़ गया, SGPOT बढ़ गया, ये केमिकल बढ़ गया, वो केमिकल बढ़ गया, है ना। तो उनके बेस पे पता चल जाता है प्रॉब्लम कहां पे है, ठीक। तो सम एंजाइम डायग्नोस्टिक पर, जैसे एस्पार्टेट अमीनो ट्रांसफरेज एंड लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज ऑब्जर्व इन कार्डियक एंड हेपेटिक यूज, मींस डायग्नोस्टिक यूज में। सीरम ग्लूटामेट ऑक्सलेट ट्रांसफरेज, जिसको हम बोलते हैं SGOT कॉल्ड, इसको और क्या बोलते हैं? एस्पार्टेट ट्रांसमिनेज, जिसको AST भी बोलते हैं। SGOT को AST भी बोलते हैं। अमाउंट ऑफ एंजाइम, कब? जब कभी बॉडी में मायोकार्डियल इंफेक्शन के चांसेस हो, या लीवर डैमेज होने लगे, लीवर की हेपेटोसाइट्स डैमेज होने लगे, तो SGOT बढ़ने लगता है। SGOT का बढ़ना मतलब लीवर में इंफेक्शन का होना, ठीक।
फिर सीरम ग्लूटामेट पायरुविक ट्रांसमिनेज यानी एसजीपीटी की बात करें, इसको और क्या बोलते हैं, एलेनिन अमीनो ट्रांसफरेज यानी एएलटी भी बोलते हैं। एसजीपीटी को एएलटी भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, बेसिकली लीवर सेल डैमेज कंडीशन इंडिकेट इंक्रीज द एंजाइम लेवल इन प्लाज्मा। हेपेटोसाइट्स यानी लीवर सेल्स अगर डैमेज हो रही हैं तो एसजीओटी और एसजीपीओटी का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। प्लाज्मा में इसका लेवल बढ़ना शुरू हो, क्या है ये, प्लाज्मा में इसका लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है, ठीक। वाइल देयर प्रोपोर्शन इज वेरी लेस इन अदर टिश्यूज, और बाकी की जो टिश्यूज होते हैं वहां पर इनका लेवल कम होता है, इसीलिए इनको, इन एंजाइम को हम क्या बोलते हैं, मार्कर एंजाइम। कुछ एग्जांपल्स है जैसे लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज मायोकार्डियल इंफेक्शन या लीवर डिजीज डायग्नोस करने में, एस्पार्टेट अमीनो ट्रांसफरेज हेपेटाइटिस किसी को है तो, क्रिएटिनिन काइनेज अगर किसी को है, मींस कार्डियक मसल्स में अगर इंफेक्शन है किसी को तो क्रिएटिनिन काइनेज का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। मतलब एंजाइम को हम मार्कर एंजाइम इसीलिए, क्यों, उनके अमाउंट से कितना घट रहा है कितना बढ़ रहा है ना। बहुत सारा इंडस्ट्रियल एंजाइम में जरूरत पड़ता है। एनवायरमेंट में वेस्ट के डिग्रेडेशन कैसे होगा, एंजाइम से होगा, है ना। जो डिटेक्शन ऑफ टॉक्सिक पॉल्यूटेंट है वो कैसे होगा, एंजाइम की मदद से होता है। लेदर इंडस्ट्री में पल्प, पेपर, स्टार्च, फ्यूल, केमिकल, फार्मास्यूटिकल, डिटर्जेंट, फूड, बेवरेज, टेक्सटाइल, प्रोटीन हाइड्रोलिसिस, इन सब में जरूरत पड़ती है। एग्रीकल्चर की बात करें अगर तो एग्रो प्रोसेसिंग में एनिमल फीड एडिटिव्स जो खाने वाली चीजें होती हैं, एग्रोकेमिकल, एनिमल फीड फ्रॉम द एग्रीकल्चर वेस्ट, इन सब चीजों में एंजाइम्स की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, चाहे इंडस्ट्रियल वे में हो, चाहे बॉडी के अंदर हो, चाहे दवा के उसमें हो, चाहे डायग्नोस्टिक पर्पज में हो, सब जगह एंजाइम का इस्तेमाल है। इस तरह से फाइनली एंजाइम चैप्टर पूरी तरह से खत्म हुआ। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा पढ़ना है ये कमेंट सेक्शन में बता देना। ओके, बाय।